ठीक है, नीरज, अभिषेक, क्लास में है आप लोग? यस मैम। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने कुछ काम दिया था। यस मैम। कर रखा है? क्या है यस मैम, बताइए, बताइए। मैम बस 2 मिनट दीजिए मैम, मैं एक बार नेटवर्क अपना ठीक कर ले रहा हूँ। मैंने वो कम कर लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। अक्षय, साक्षी, आप लोगों को भी दिया था। इनफैक्ट मैंने सबको दिया था, बस अभिषेक को थोड़ा ज्यादा दिया था। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। डिफरेंस लिख कर लाए हैं आप लोग? यस मैम। ठीक, समझ में आया? बोलो, क्या मैंने क्वेश्चन और मिसरिप्रेजेंटेशन में बोला था डिफरेंस लिख के लाने? नहीं, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन हो सकता है, क्वेश्चन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। क्या हुआ? नो रिप्लाई? और मिस्टेक है। डिफरेंस क्या था? मैम हम लोग को बोली थी मैम आप इंडियमिटी और गारंटी में डिफरेंस। इंडेमनिटी एंड गारंटी के बीच में डिफरेंस लिखते हैं, और अभिषेक को बोला था मैंने फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में भी क्या डिफरेंस है वो भी बताने के लिए। तो बताइए इंडेमनिटी और गारंटी में क्या डिफरेंस है? मैम इंडियमिटी में जो है वो 2 पार्टी कॉम्पिटेंट होती है और गारंटी में 3 पार्टी। हाँ, दोनों पार्टी। हाँ, और गारंटी में 3 पार्टी होती है। गारंटी में 3 पार्टी होती है। हाँ, क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर और सिक्योरिटी। और इसमें डायरेक्ट कंसीडरेशन होता है इंडियमिटी में, और गारंटी में नो डायरेक्ट कंसीडरेशन। और ठीक है। और ये सेक्शन 126 के अंदर आता है गारंटी, और इंडियमिटी सेक्शन 124 के अंदर आता है। हाँ, और कुछ डिफरेंस? इंडियमिटी में कोई लॉस। एक सेकेंड, अभिषेक वो बता रही है। हाँ हम कुछ भी लॉस वगैरह होता है तभी इंडियमिटी आता है। इंडेमनिटी होता है तब एप्लीकेबल होता है जब इंडेमनिटी होल्डर का कुछ नुकसान होता है। हाँ, अगर उसका कुछ नुकसान नहीं होता है तो इंडेमनिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और गारंटी में क्रेडिटर को एश्योरेंस दिया जाता है। क्या? हाँ, बस 3 ही ठीक से होता है। नहीं, इस पॉइंट को बोलो, अगर नहीं समझ में आया तो एक्सप्लेन कर देंगे, मैं करूंगी एक्सप्लेन। बोलो क्या है ये पॉइंट। हाँ, मतलब इसमें लॉस होता है तो स्टार्ट होता है ना, और गारंटी में बिल्कुल। देखिए, इंडेमनिटी में कुछ लॉस होगा फिर इंडेमनिफाई करने की जरूरत होगी। और गारंटी में क्या है कि अगर जो प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर है, तो जो डेटर है उसके डिफॉल्टर होने पर श्योरिटी का एक्शन में आता है, श्योरिटी का रोल आता है। अदरवाइज श्योरिटी का रोल तब तक नहीं आता है जब तक कि जो डेटर है वो डिफॉल्टर नहीं होता है। ठीक है। यस मैम।
और कोई पॉइंट है? मैम गारंटी दो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होता है, एक मिनट, एक और, इंडेमनिटी में एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है और गारंटी में दो कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट और सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट। प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन क्रेडिटर एंड द श्योरिटी, राइट? सही कहा? यस मैम। यस मैम। चलिए ठीक है, इतना ही याद रखना है अगर पूछता है, या इतना आपको मालूम होना चाहिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप एक बार उसमें लिख जो लेंगे मैम तो और जो अच्छा रहेगा। इंडिमिटी होता है मैम, उसमें लाइबिलिटी उसका प्राइमरी होता है। हाँ, इंडेमनिफायर का। यस मैम, और उस वाले में उसमें जो लाइबिलिटी है वो सेकेंडरी होता है गारंटी में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्रेडिटर का लाइबिलिटी, क्रेडिटर की लाइबिलिटी प्राइमरी होती है और श्योरिटी का सेकेंडरी होता है। ठीक है, करेक्ट। और क्या बोला था? हो गया, इंडेमनिटी गारंटी में बेसिकली इतने ही डिफरेंस है मैम। और फ्रॉड और मिसप्रेजेंटेशन का, मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस। हाँ, क्या क्या डिफरेंस है अभिषेक? मैम फ्रॉड मेनली वो होता है कि जब हम जो भी मतलब प्रेजेंट करते हैं, वो अगर वो किसी को, सामने वाले को चीट करने के मतलब से होता है, तो वो फ्रॉड होता है। इंटेंशन से और होता है, हाँ, बिल्कुल इंटेंशन होता सही। है। यस मैम। और मिसप्रेजेंटेशन में वो इंटेंशन चीट करने का नहीं होता है हम्म मैम। जैसे अगर फ्रॉड में अगर एग्जांपल ले सकते हैं मैम, कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि जैसे ये जमीन बहुत उपजाऊ है, लाइक इससे अच्छा, हर बार अच्छा फसल होता है, और मुझे पता है वो जमीन उपजाऊ नहीं है, मैं झूठ बोल के कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन बस उसको चीट करना है मैम, तो ये फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल। और मिसरिप्रेजेंटेशन में मैम, अगर सपोज मैं किसी को अपना गाड़ी बेच रहा हूँ जो अच्छे कंडीशन में है, और मैंने उसको बोला भी कि अच्छे कंडीशन में है, आप गाड़ी ले सकते हो, और वो लेता है गाड़ी मेरा, और हफ्ते बाद वो खराब हो जाता है मैम, तो वो मेरा इंटेंशन नहीं होता। मेरा इंटेंशन तो एकदम क्लियर था कि मैं सही गाड़ी बेच रहा हूँ, लेकिन वो खराब हो गया, तो वो एक तरीके से ठीक मिस है, रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो आपके नॉलेज में भी सही होता है, भले ही वो बात गलत हो जाए, लेकिन आपके नॉलेज में, यस मैम। आपके अपनी समझ से आप सही बात ही बोल रहे हैं, देन दैट बिकम्स मिसरिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यस मैम। तो मैम और फ्रॉड में ये फ्रॉड एंड होता है कि मिसरिप्रेजेंटेशन के बीच में ये डिफरेंस पहला पॉइंट है। फिर हाँ मैम, और दूसरा ये कि जो अगर फ्रॉड में सामने वाला जो पार्टी है, जिसपे हमने वो जो सेल या जो कुछ भी किया था, जो एग्रीमेंट किया था जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में मैम, तो वो हमें सू कर सकता है कि केस कोर्ट में मतलब फ्रॉड के लिए, हम्म बट मिस ठीक है, प्रेजेंटेशन में वो नहीं कर सकता है। फ्रॉड के लिए। अच्छा ठीक है, इसको तुम और बताओ, मैं बाद में थोड़ा इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगी। और कुछ? मैम और जो और जैसे कोई मैम फ्रॉड में मेनली, डिफरेंस? जैसे मैम जो क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस के लिए, जो होता है कि हम वो बोल सकते हैं कि हम, जो एग्रीव पार्टी रहता है वो क्लेम कर सकता है हम्म मैम, और जो मिस प्रेजेंटेशन उसमें नहीं हो सकता है। और मैम ये आपका हाँ बिल्कुल, और जो फ्रॉड है मैम, वो सेक्शन 217 के अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट 1872 में। 17 में आता है। हाँ हाँ, यस मैम। और जो मिस प्रेजेंटेशन है वो सेक्शन 218 में आता है। 18 में आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा अभिषेक। एक पॉइंट को बस मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो यस मैम। क्लेम्स हैं, यानी कि जो रेमेडीज हैं, वो फ्रॉड में 3 तरह के रेमेडीज हैं एग्रीव्ड पार्टी के पास, और जो मिसरिप्रेजेंटेशन है उसमें एग्रीव्ड पार्टी के पास बस 2 तरह का रेमेडी है। तो क्या क्या कॉमन है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कॉमन ये है कि फ्रॉड के केस में एग्रीव्ड पार्टी सबसे पहले तो रेसिंड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, बोल सकती है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, कैंसिल करना है मुझे, तो जो भी एडवांस दिया था या जो भी उसके अगेंस्ट हुआ था, वो वापस लेके उसको वो कैंसिल कर देगी। ठीक है, बहुत सीधा साधा आदमी है तो वो कैंसिल करके अपना घर चला जाएगा, कुछ आगे बात नहीं बढ़ाएगा। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर वो आदमी भी बहुत जिद्दी है और उसको भी वो जिस भी किसी चीज पे, सब्जेक्ट मैटर पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको वो लेना ही लेना है, उसने तो मन बना लिया है, अब एकदम नहीं छोड़ना उसको, तो वो दूसरी पार्टी को बोल सकता है जिसने उसके साथ फ्रॉड किया, उसको बोल सकता है कि पहले इस प्रॉपर्टी को या इस सब्जेक्ट मैटर को आप फ्री करिए इस फ्रॉड से। कैसे वो फ्री हो जाएगा? यानी कि आपने जो मुझे बातें कही थी, सेम वैसी बातें को पहले, उसी चीज को पहले आप सही में रियलिटी में कन्वर्ट करिए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पर आपने लोन ले रखा है या उसको आपने कहीं मॉर्गेज कर रखा है
तो आप क्या करिए, उस मॉर्गेज अमाउंट को पे बैक करके क्या करिए, आप ये वापस से नॉर्मल कर दीजिए जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था, और ये वैसे ही हो जाए। एंड देन अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यानी अब मैं आपको पैसा देता हूं और अब मैं इसे खरीदूंगा। यानी कि पहले यू सेटल द फर्स्ट केस, जो मॉर्गेज का केस है या लोन का केस है, उसको आप अमाउंट देकर के उस केस को सेटल करो, इसको न्यूट्रलाइज कर दो, इस प्रॉपर्टी को वैसा बना दो जैसा कि तुमने मुझे सच में बताया था। एंड देन आई विल एग्जीक्यूट दिस कॉन्ट्रैक्ट, मैं इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो आप ये भी करने के लिए उसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, ये दोनों फ्रॉड के केस में भी है और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में भी है। लेकिन तीसरा है, एक एक्स्ट्रा एग्रीव्ड पार्टी को एक रेमेडी दी गई है कि आप क्या कर सकते हैं, आपने मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट आप ऑलरेडी 10 लाख रुपए उसको दे चुके हैं, बाद में आपको पता चला कि ये लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है एंड आप वो पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो आपके पास रेमेडी है कि आप वो 10 लाख रुपया भी ले सकते हैं उससे, अलॉन्ग विद दैट 10 लाख रुपए, जो भी आपका इंटरेस्ट था, मान लीजिए वो अमाउंट बैंक में होता तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता, आप उस डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, जो कि मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में नहीं प्रोवाइड किया, क्योंकि मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनल नहीं है, किसी इसको कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया है, व्हाइल फ्रॉड इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो आप इसके केस में आपको डैमेजेस आप नहीं क्लेम कर सकते, आपके पास दो रेमेडीज है। समझ में आया? यही एक तीसरा पॉइंट। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका क्लियर ही होगा, मैंने ये ऐसे ही दे दिया था अभिषेक को, राइट? अब आज हम लोग को पढ़ना है लॉ ऑफ एजेंसी। लॉ ऑफ एजेंसी हम लोगों ने शुरू तो कर चुके थे हम लोग लास्ट क्लास में ही, थोड़ा सा ब्रीफली मैं उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगी, पता नहीं कौन से बच्चे लास्ट क्लास में थे नहीं थे, तो जरा सा एक्सप्लेन करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, लॉ ऑफ एजेंसी में क्या बताया था मैंने कि नॉर्मली फिजिकली ये इसलिए अलाउ होता है क्योंकि फिजिकली एक आदमी हर जगह पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, हर पार्टी के साथ डील करने के लिए, इसीलिए वो अपने जगह पर एक किसी दूसरे आदमी को ऑथराइज कर सकता है, उसको अथॉरिटी दे सकता है कि तुम मेरे बदले में, मेरे बिहाफ में तुम बिजनेस डीलिंग या कोई भी एक्शन ले सकते हो। आई ऑथराइज यू एंड आई गिव यू कंप्लीट फ्रीडम टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ मी, और तुम्हारा जो भी डिसीजंस होगा वो मुझे मान्य होगा, वो मेरे लिए बाइंडिंग होगा। ठीक है, इस तरीके से एजेंसी और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो जो एक एजेंट होती है वो क्या कर सकता है, अपने प्रिंसिपल को, यानी अपने जो जिसने भी उसको ऑथराइज किया है, मास्टर टर्म का यूज करना गलत होगा, इसीलिए प्रिंसिपल टर्म हम यूज करते हैं, अपने प्रिंसिपल को किसी भी थर्ड पार्टी के साथ किसी बिजनेस डीलिंग में या किसी अन्य प्रकार के डीलिंग में क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, यानी उनके लिए उसको लायबल बना सकता है अपने प्रिंसिपल को। ठीक है, सेक्शन 182 में डिफाइन किया गया है कि एक एजेंट क्या होता है, एक वैसे आदमी जिसको किसी आदमी ने अपने बदले में काम करने के लिए रिप्रेजेंट कर रखा है, रिक्रूट कर रखा है, और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग्स करने के वक्त अपने प्रिंसिपल को लायबल बना सकता है, बाइंडिंग कर सकता है उनका वो थर्ड पार्टी के साथ। ऐसे आदमी को एजेंट बोलते हैं, इस रिलेशनशिप को एजेंसी बोलते हैं, और जिसको वो लायबल बनाता है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बढ़ रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब देख लिया था लास्ट क्लास में। नाउ प्रिंसिपल क्या हो सकता है, कहते हैं कि प्रिंसिपल मेजर होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल अगर माइनर है तो क्या हो जाएगा, ये एजेंसी वॉइड हो जाएगा, राइट? हाँ, ये एजेंसी वॉइड हो जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल का मेजर होना और थर्ड पार्टी का मेजर होना बहुत जरूरी है। इवन इफ द एजेंट आर माइनर, एजेंट को माइनर हम रख सकते हैं, लेकिन एजेंट अगर माइनर है तो उसने जो कुछ भी किया, उसकी जो कुछ भी एक्टिविटी हुई, उसने आपको जहां कहीं भी डीलिंग्स के थ्रू आपके ऊपर जो भी लायबिलिटी डाली है वो आपके लिए बाइंडिंग हो जाएगी, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए लॉ बोलता है कि बेटर ये होगा कि जो एजेंट है वो भी माइनर ना हो, लेकिन आपकी मर्जी, अगर फिर भी आप माइनर बनाना चाहते, किसी एजेंट को माइनर है और उसको आप एजेंट के रूप में रिक्रूट करना चाहते हैं तो आप करिए, लेकिन उसके द्वारा की गई कोई भी गलती या कोई भी सही काम, दोनों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं।
उसके बाद ये भी मैंने बताया था कि देयर कैन बी मेनी प्रिंसिपल, ज्वाइंटली बहुत सारे प्रिंसिपल्स एक एजेंट को रिक्रूट कर सकती हो सकता है पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे ओनर्स होते हैं और वो सारे ओनर्स के कंसेंट से एक एजेंट उनके बदले में एक मैनेजर या एक एजेंट जो उनके लिए काम करता है, जो उनके लिए काम करता है उसको हम क्या करते हैं, एजेंट बोलते हैं। तो वो उसको रिक्रूट कर सकते हैं। अब ये एजेंट सारे प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में जो काम होगा, यानी कि सारे प्रिंसिपल के कंसेंट से काम करेगा। अगर इसमें कोई भी प्रिंसिपल की रजामंदी नहीं होगी तो वो काम अगर एजेंट करेगा तो वो गलत माना जाएगा। एक और बात, एजेंट जब भी काम करता है ना, उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं और उसको उसी गाइडलाइंस के स्कोप के अंदर, उसी परिधि के अंदर काम करना होता है, वो उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, यानी कि अगर वो उस परिधि के अंदर, उस जो भी उसका दायरा है, गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम करेगा तो उसके सारे काम की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी, प्रिंसिपल की हो जाएगी। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मली एजेंट्स जो काम करते हैं ना, वो किसके फेवर में करते हैं, अपने प्रिंसिपल के फेवर में करते हैं। अगर कोई एजेंट अपने फेवर में काम करने लगे, उसके लिए क्या वो लायबल होगा या नहीं होगा, जल्दी से सोच के बताइए। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी, पहले अभी आप सोचिए। मैंने बोला था कि देखो, एजेंट कुछ भी काम करता है, उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के सर पे होती है। ठीक है ना, प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये माना जाता है कि एजेंट ने जो भी किया, प्रिंसिपल ने, ऐसा माना जाता है कि प्रिंसिपल ने वो खुद किया, अपने से किया, है ना। मैंने बताया था ना कि एक्चुअली ये रूल है एजेंसी का कि जो आदमी अब किसी और के थ्रू वो काम करवा सकता है, वो काम खुद भी कर सकता है। इसीलिए एजेंट के द्वारा किया गया कोई भी बिजनेस डीलिंग, कोई भी काम ऐसा माना जाता है जैसे कि प्रिंसिपल ने खुद से ही किया हो। एक्सेप्ट फॉर, प्रिंसिपल वैसे काम के लिए एजेंट को लायबल नहीं बना सकता है या ऐसे काम नहीं दे सकता है जो बहुत पर्सनल नेचर का काम है, जो कि बहुत पर्सनल नेचर का काम है। जैसे कि वो अपनी शादी में एजेंट को नहीं भेज सकता है कि तुम मेरे बदले में जाकर शादी कराओ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। ये नहीं, इतना पर्सनल नेचर का काम आप नहीं करवा सकते एजेंट से। अदरवाइज ऐसा माना जाता है कि जो भी काम एजेंट ने किया वो प्रिंसिपल ने खुद से किया है, ऐसा माना जाता है, तभी वो इतना ज्यादा। हाँ बोलिए मैम, अगर एजेंट कोई भी काम खुद से कर देता है बिना प्रिंसिपल के बोले, तो वो इस चीज के लिए लायबल होगा। अब एक बात और, यही तो उसी में बताना चाह रही थी कि जो एजेंट को ना जब हम रिक्रूट करते हैं तो उसके साथ उसको कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शंस के साथ रिक्रूट करते हैं कि तुमको क्या क्या काम करना है। तो हम जब टाइप ऑफ एजेंट पढ़ेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा कि तुमको, तुम्हारे काम ये है, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर ये गुड्स लो, इसको तुम जैसे चाहो इतना मेरा लिमिट, मतलब कम से कम लोअर रेट जो है वो ये लोअर रेट है, इसके ऊपर तुम जितने बचाओ बेच के आओ, जितना भी कमीशन होगा वो तुम्हारा, और जो भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है इतना % कमीशन तुम्हारा, बाकी वो मेरा। ठीक है ना। तो जैसे भी इंस्ट्रक्शंस आपको डिफाइन करने होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस डिफाइन करने होते हैं और उनको दे दिए जाते हैं, यानी एजेंट को बता दिया जाता है। अब एजेंट को उसी स्कोप में काम करना, अगर वो उस स्कोप को क्रॉस करके कोई डिसीजन ऐसा ले लेता है जो प्रिंसिपल के बेनिफिट में नहीं है लेकिन ये उसके अपने बेनिफिट के लिए है, तो उसके लिए एजेंट लायबल हो जाएगा, प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। समझे तो उसे? यस मैम। हाँ, तो इसीलिए देखो, हर समय नहीं, देखो एक एजेंट के पीछे हमेशा अगर प्रिंसिपल घूमता रहेगा तो कोई मतलब नहीं है ना एजेंट रिक्रूट करने का। एजेंट हम क्यों रिक्रूट करता है कि हम निश्चिंत रख सके, हम किसी दूसरे काम पे ज्यादा ध्यान दे सके, मेरे बदले में वो काम कर रहा। हाँ, कभी कभी हम अपना जो भी है बुक्स चेक करते रहेंगे, उससे फीडबैक लेते रहेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अगर 24 घंटा हम एजेंट के पीछे ही घूमते रहेंगे तो फिर हम, कोई मतलब नहीं बनता वैसे एजेंट को रिक्रूट करने का। तो यहाँ जो एजेंट को रिक्रूट किया गया वो इसीलिए रिक्रूट किया जाता है ताकि हम निश्चिंत होकर के कोई दूसरा काम कर सके, दूसरे जगह ध्यान दे सके। तो आपको जब रिक्रूट किया जाता है उस समय आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। यू आर ऑलवेज सपोज टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस, दोज गाइडलाइंस। जब तक कि आप उस इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के परिधि में काम करते हैं तब तक प्रिंसिपल हर एक काम के लिए लायबल है। ठीक है? यस मैम। ठीक है। Yes. ये सब तो हम लोग ने कर लिया था और आज भी लगभग यही सब बातें हो चुकी है। माइनर अगर है तो वो वॉइड हो जाएगा। हाँ, माइनर के लिए अगर कोई मैच्योर आदमी है, कोई अबव 18 इयर्स का आदमी है और वो एक माइनर के लिए एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल है वो माइनर है
और वो एक तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, और दूसरा जो पार्टी है जो एज एजेंट काम कर रही है, दैट पर्सन बिकम लायबल इवन इफ ही इज एजेंट, वो एजेंट लायबल हो जाएगा क्योंकि वो मेजर है और जिसके लिए वो काम कर रहा है वो माइनर है। ठीक है, इसलिए लॉ बोलता है कि प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी इन दोनों का कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। हाँ, एक बार मैं कर देती हूँ। ओके, अब हम लोग टाइप्स ऑफ एजेंट्स पढ़ेंगे आज। ठीक है, टाइप्स ऑफ एजेंट्स में यहां तक तो क्लियर है ना? यस मैम। यस मैडम। ठीक है, तो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स हैं, हम लोग पढ़ते हैं। पहला है स्पेशल एजेंट। स्पेशल एजेंट किसको बोलेंगे? स्पेशल एजेंट वैसे एजेंट को बोलते हैं जिसको किसी स्पेसिफिक पर्पस से हम रिक्रूट या अपॉइंट करते हैं, जैसे कि किसी खास प्रॉपर्टी का डीलिंग करने के लिए, किसी खास एक पर्पस के लिए, तो किसी खास लैंड के लिए, या किसी एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि इसका तुम ये काम मेरा करवा दो। ठीक है ना, जैसे ब्रोकर्स होते हैं, उसके बाद और क्या कह सकते हैं, कमीशन एजेंट होते हैं, जिसके पास कोई खास एक काम होता है जो उसको करना होता है, जस्ट उसकी जो अथॉरिटी होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ उस काम के लिए होता है जो काम उसको असाइन किया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है। और ये इस तरह के स्पेशल एजेंट अपने प्रिंसिपल को सिर्फ उसी सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो भी डीलिंग्स होगी उसके लिए बाइंडिंग कर सकते हैं, उसके लिए लायबल बना सकता है। इसके अलावा और कोई किसी काम के लिए उसको लायबल नहीं बना सकता है। जो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको रखा गया है, सिर्फ वही उसकी जिम्मेदारी होती है और उतना ही लिमिटेड उसको अथॉरिटी दिया जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो काम खत्म हो गया, जैसे ही वो स्पेसिफिक टास्क या स्पेशल जॉब खत्म हो जाता है, ये जो रिलेशनशिप है एजेंसी का, जो प्रिंसिपल और एजेंट का, वो क्या हो जाता है, अपने आप ही टर्मिनेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रोकर ऑथराइज टू सेल सर्टेन प्रॉपर्टी। अगर कोई ब्रोकर है जिसको हम किसी प्रॉपर्टी को भिजवाने के लिए बोल रहे हैं और उसको इसलिए बस यही काम दिया कि फलाना प्रॉपर्टी मेरा दिखवा दो, तो वो काम होते ही उस ब्रोकर का काम खत्म हो जाएगा। हाँ, ब्रोकर को हम कमीशन देते हैं, लेकिन ब्रोकर को पोजीशन ऑफ गुड्स नहीं देते हैं। कभी कभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि समटाइम्स हम एजेंट्स को उस सामान का पोजीशन भी दे देते हैं कि तुम अपने पास रखो और अपनी मर्जी से काम करो, मुझे बस ये इतना % चाहिए, वो जो दे देना। समझ में आया? स्पेशल एजेंट किसको बोलेंगे? जिसको हम स्पेसिफिक पर्पस से रखेंगे। ठीक है, सेकेंड है जनरल एजेंट। जनरल एजेंट, मान लो कि कोई बिजनेस है, बिजनेस में बहुत तरीके का काम करने की जरूरत पड़ती है, तो कोई मैनेजर हो सकता है उस फर्म का, या उस स्टोर का, या उस ऑफिस का, जो उस बिजनेस में करने के लिए बहुत सारे जो एसेंशियल काम है जिससे रिलेटेड उसको डिसीजन लेना पड़ सकता है और वो कर सकता है। और ये बाइंडिंग है, मतलब जो भी इस बिजनेस का ओनर होगा उसके लिए उसके द्वारा अपॉइंटेड मैनेजर है या स्टोर इंचार्ज है, वो जो भी एक्शन लेगा वो बाइंडिंग होगा किसके लिए? ओनर के लिए। ठीक है, और जनरल एजेंट नाम ही है, तो जनरल एजेंट का वो हर तरीके का डिसीजन ले सकता है, काम कर सकता है जो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट में हो, जो बिजनेस के फेवर में हो। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो इसको हम जनरल एजेंट बोलेंगे। और ये जनरल एजेंसी तब तक चलते रहता है जब तक कि इस रिक्रूटमेंट को, इस अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट ना कर दिया जाए, यानी कि जब तक वो रिटायर या फिर रिजाइन करके इस सर्विसेज को चला ना जाए, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। बीच बीच में ऐसा नहीं है कि एक काम हो गया, जैसे स्पेशल एजेंट के केस में क्या था कि वो काम हो गया, वो प्रॉपर्टी बिक गया, एजेंसी खत्म। ऐसे नहीं है जनरल एजेंट में कि एक काम खत्म हो गया और एजेंसी खत्म। सिंस इनका रोल, इनका काम, इनका जो दायरा है वो ज्यादा बड़ा है स्पेशल एजेंट से, इसीलिए ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है बहुत सारे काम के लिए। और ये तभी टर्मिनेट होता है जब इस एजेंसी को आप टर्मिनेट करेंगे, जब अथॉरिटी, तभी अथॉरिटी खत्म होती है। ठीक है ना, एक जनरल एजेंट की। ठीक है, अब यूनिवर्सल एजेंट पे आते हैं। यूनिवर्सल एजेंट किसको बोलते हैं? जिसके पास अनलिमिटेड अथॉरिटी है, अनलिमिटेड पावर है। वो, हाँ, अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी कर सकता है आपके साथ, आपके लिए कुछ भी अच्छा सोच सकता है, बुरा सोच सकता है, आपका कोई भी डिसीजन ले सकता है जो आपसे रिलेटेड है, अनलेस एंड अनटिल वो लॉफुल हो,
और जिस कंट्री के लिए वो काम, जिस कंट्री में वो काम हो रहा है, सपोज करो कि हमने किसी यूनिवर्सल एजेंट को अपॉइंट कर रखा है, तो वो जो भी काम करे वो लीगल होना चाहिए और इंडियन लॉ के हिसाब से एग्रीबल होना चाहिए, ठीक है। तब तक ये इसको हम यूनिवर्सल एजेंट बोलते हैं। अब नॉर्मली बिजनेस में यूनिवर्सल एजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एजेंट क्या होते हैं, फैमिली में यूनिवर्सल एजेंट और ऐसा रिलेशनशिप होता है, लेकिन बिजनेस में इस तरीके की नहीं होती कि अनलिमिटेड अथॉरिटी आप किसी को दे दीजिए और वो कुछ भी कर सकता है, अनलेस अनटिल इट इज लीगल, ठीक है। लीगल जब तक है तब तक वो मान्य होगा, ऐसा नहीं होगा। तो बिजनेस में नहीं होता इस तरीके का एजेंसी, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपका कोई क्लोज फ्रेंड, आपका बेटा, या फिर आपके कोई क्लोज रिलेटिव्स, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड, दे कैन एक्ट एज ए यूनिवर्सल एजेंट, ठीक है। यूनिवर्सल एजेंट का एक एग्जांपल है कि सपोज करो कोई आदमी लंबे समय के लिए फॉरेन चला गया है, ठीक है, उसने अपने बेटे को या उसकी बीबी है या फिर कोई क्लोज फ्रेंड है जो यहाँ पे रहता है, उसको अपनी प्रॉपर्टी देख रेख करने के लिए दिया, तो तुम ज्यादा जैसा अच्छा समझो तुम देख लेना, कर लेना। और उस समय अगर कुछ भी जो भी उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी टैक्सेस है, अगर कुछ काम करना है, करवाना है, तो क्या कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि उसके लिए ऑथोरिटी क्या है, अनलिमिटेड है। समझ में आया? यूनिवर्सल एजेंट जो आपके फेवर में काम तब तक कर सकता है, उसके पास अनलिमिटेड ऑथोरिटी है, कोई भी ये नहीं है कि कंट्रोलिंग है कि इतना ही काम करना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, उसी को हम यूनिवर्सल एजेंट बोलते हैं। और ये नॉर्मली क्लोज फ्रेंड, पर्सनल रिलेटिव्स यही हो सकते हैं, बाकी आपको बिजनेस में ऐसा नहीं मिलता है, राइट। मैम तो जनरल एजेंट भी बोलो। तो वही कर रहा है, वो भी तो वो सारा हाँ, काम तो कर सकता है जो मीन एक मिनट, तो जनरल एजेंट के ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिर भी डिफाइंड होते हैं, वो किसी एक काम के लिए नहीं होता, उसके पास बहुत सारे, जैसे मैं बताती हूँ, मान लो कि कोई अभी मैं ये बात रिवील नहीं करना चाहती थी, मैं लास्ट में बताना चाह रही थी, लेकिन चलो अभी तुमने पूछ लिया तो बता ही देती हूँ कि जो बैंक होता है ना, नॉर्मली बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो किस चीज का होता है, डेटर और क्रेडिटर का, ठीक है ना। नॉर्मली बैंक और कस्टमर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो डेटर और क्रेडिटर का होता है, लेकिन सिंस कस्टमर के ऑर्डर पे, यानी कि अगर उसने पे चेक दिया या चेक इशू किया या ऑर्डर वो क्या ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा, तो उसके कस्टमर के इंस्ट्रक्शन पे बैंक को क्या करना पड़ता है, वो काम भी करना पड़ता है जो कस्टमर उसको करने के लिए कहता है। यानी जब वो चाहे वह तब वो अपना पैसा निकाल सकता है, जब वो चाहे उतने का ड्राफ्ट बना के किसी दूसरे पार्टी को दे सकता है। तो इस समय बैंक क्रेडिटर और डेटर के रिलेशनशिप में होते हुए भी क्या है, एक एजेंट का भी काम करता है, राइट। तो अब जैसे कि सपोज कर लो बैंक मैनेजर है कोई, बैंक मैनेजर एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द कस्टमर ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्रांच, है ना। अब वो उसके लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो लिमिटेशंस हैं उसके दोषी, है ना, क्यों कहाँ तक का लोन इशू कर सकता है, कितने तक के डिमांड ड्राफ्ट दे सकते हैं, कितना ओवरड्राफ्ट आप अलाउ कर सकते हैं, कुछ तो लिमिटेशंस होंगे ना उसके। लेकिन यूनिवर्सल एजेंट के लिए कोई भी इस तरीके का स्पेसिफिकेशन नहीं है, उसको उस ब्रांच से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होंगे बैंक के फेवर में, कस्टमर के फेवर में, वो ब्रांच मैनेजर सारा लेगा, ठीक है ना, सारे डिसीजंस लेगा, लेकिन फिर भी उसका जो ऑथोरिटी है, उसकी जो एक लिमिटेशन है वो फिर भी लिमिटेड है, फिर भी उसके ऊपर कोई है जो उससे ज्यादा अधिक, जिसके पास ताकत है, ज्यादा अधिक पावर है, ऑथोरिटी है, जो एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो नॉर्मली इनके पास क्या होता है, दे आर लुकिंग आफ्टर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क, मल्टीपल टास्क को ये देखते हैं, चेक करते हैं, लेकिन फिर भी दे हैविंग सम लिमिटेशंस, राइट। लेकिन यूनिवर्सल एजेंट के पास आपका कोई फ्रेंड है, उसको आपने ये काम सौंप करके चले गए अपनी प्रॉपर्टी, मीनवाइल में 5 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ, 5 साल नहीं वापस लौटूंगा, तुम देखते रहना, तो आपका जो भी खर्चा है, अब ऐसा नहीं कि 2 लाख तक का ही अगर रिपेयरिंग होगा इस घर में तो तुम करवाना, तो उसके बाद नहीं करवाना, ऐसा तो नहीं होगा ना। अब उसकी अनलिमिटेड ऑथोरिटी है, आपके घर से रिलेटेड या उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी काम होगा वो आराम से कर सकता है, क्योंकि आपने उसको कोई लिमिटेशंस नहीं दिया है। जैसे कि नॉर्मली बेटे को कोई लिमिटेशंस होता है क्या, वाइफ को कोई लिमिटेशंस होता है क्या कि डिसीजन लेने में तुम इतना ही कर सकती हो, ये नहीं कर सकती हो, नॉर्मली नहीं होता ना। नो मैम। तो ये ऐसे लोगों को यूनिवर्सल एजेंट कहा जाता है, राइट, जिनके ऊपर कोई लिमिटेशंस नहीं आपने तय किया है। को एजेंट, अच्छा हमने को प्रिंसिपल देखा था टाइप उस समय शुरू में, अब को एजेंट यानी कि एक प्रिंसिपल एक साथ बहुत सारे एजेंट भी क्या कर सकता है, रिक्रूट कर
एजेंट। हाँ, तो को एजेंट क्या होता है, सॉरी फोन आ गया तो डिस्कनेक्ट। को एजेंट समझ में आया। को एजेंट जब प्रिंसिपल एक साथ दो या दो से अधिक लोगों को ज्वाइंटली और सेवरली और ज्वाइंटली एंड सेवरली, मतलब क्या हुआ, अच्छा जैसे हम लोग बैंक में कभी कभी अकाउंट खुलवाते तो तुम लोग उसमें देखते होंगे, कभी कभी इंस्ट्रक्शन देते होंगे तो पापा लोग तुम्हारा भी नाम देते होंगे, तो कभी कभी होता है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर होते हैं हम लोग, राइट? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. कभी कभी होता है आइदर और सर्वाइवल, मतलब क्या होता है, ज्वाइंटली मतलब क्या होता है, दोनों का, दोनों में से किसी एक का सिग्नेचर पे भी आप उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। कभी कभी मान लो 5 लोग हैं, पार्टनरशिप में नॉर्मली होता है, घर में भी ऐसे अकाउंट्स खुलाए जाते हैं ज्वाइंट अकाउंट। उसमें क्या होता है, मान लो कि ज्यादा लोगों का है, 5-6 लोग उसमें है एज ए साइनिंग ऑथोरिटी, तो कम से कम 2 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए। ऐसा होता है अकाउंट्स खुलाते समय, इस तरीके का इंस्ट्रक्शन कभी देखा है आपने? Yes, ma'am. मुझे आवाज नहीं आ रही है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकंड। अभी बोलो कुछ। Yes, ma'am. हाँ, अब मुझे आवाज आ रही है, बीच में आवाज नहीं आ रही। ओके, तो को एजेंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल एक साथ 2 या 2 से अधिक एजेंट्स को ज्वाइंटली और सीवियरली या फिर ज्वाइंटली एंड सेवरली, इसका मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोग फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल इनकी लायबिलिटी होगी, यानी कि जो एजेंट्स डिसीजन लेते हैं उसमें दोनों सारे एजेंट्स की इक्वल लायबिलिटी होगी, तो उसको कहेंगे हम लोग सेवरली और ज्वाइंटली, ठीक है ना, सेवरली और ज्वाइंटली या फिर ज्वाइंटली और सेवरली या फिर ज्वाइंटली एंड सेवरली, दोनों ही में से अगर होता तो इसका मतलब हो गया कि 2 और 2 से अधिक अगर एजेंट्स है तो ऑल आर इक्वली लायबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज एक्ट्स, ऐसे एजेंट्स को हम को एजेंट्स बोलते हैं, ठीक है। द ऑथोरिटी इज ज्वाइंट व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ द ऑथोरिटी, इनकी जो ऑथोरिटी होती है वो ज्वाइंट मानी जाती है अगर कुछ खास मेंशन नहीं किया गया हो। अलग से अगर आपकी ऑथोरिटी, या अगर मान लो एक से ज्यादा एजेंट्स है, 5-7 एजेंट्स हैं, तो अगर किसी एक की ऑथोरिटी ज्यादा बढ़ा के नहीं दी गई है तो क्या माना जाएगा कि ऑल आर इक्वल, ऑल हैविंग इक्वल ऑथोरिटी, ठीक है ना, सबको एक साथ डिसीजन लेने का, एक जैसा डिसीजन लेने का अधिकार है। It implies that all co-agents concur in the exercise of their authority unless their authority is fixed, यानी कि सब लोग concur मतलब एक जैसा मत रखते हैं, एक जैसा सहमति है उन सबकी, ठीक है ना। तो नॉर्मली इस